Hello बच्चों, welcome to your 8th NCERT Polity video class, and today we are starting 6th chapter understanding our criminal justice system. In previous chapter we have studied about our judiciary, in which we have studied that there are three levels of the judicial system, in which the first one is the district level, and then the state level, and then the Supreme Court. Okay, and after that we have discussed that there are two type of laws we can categorize: criminal law and the civil law. Okay, do you remember all these things? In the criminal law we have studied that the act deals with conduct or acts that the law defines as offenses. For example, theft, harassing a woman, to bring more dowry, murder. That means जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं जहाँ पर किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है, किसी को कोई नुकसान पहुँचाया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? क्रिमिनल लॉ. और वहीं ऐसा ऑफेंस जहाँ पर किसी के राइट्स को वॉलेट किया जाता है, किसी के अधिकारों का हनन होता है, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? सिविल लॉ कैटेगरी में. तो क्रिमिनल लॉज के लिए हमने पढ़ा था जो प्रोसीजर होता है वो किससे शुरू होता है? एफआईआर से. और जो सिविल लॉज हैं उसमें किससे होता है? पिटिशन से. ओके, ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर criminal justice system. Okay, that means we will study about the criminal law. If a criminal offense has been conducted, then what is the procedure to be followed by a person? क्लियर? यानी कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी पर्सन है वो किस तरीके से अपना प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the पुलिस. हम क्या करते हैं? हम तुरंत ये बात करते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. यू माइट हैव सीन ईदर इन रियल लाइफ और इन द मूवीज पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन्स. बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन्स, वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड एंड थिंक दैट इट इज द पुलिस हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट. यानी कि हम सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तय कर देते हैं? पुलिस की हम तय कर देते हैं. यानी कि कोई भी पर्सन गिल्टी है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है? पुलिस करती है. हालांकि ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है, जो भी हम इंसिडेंट है या कोई भी एक्ट ऐसा किया गया, हम उसके रिपोर्ट फाइल करते हैं पुलिस स्टेशन में. जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जो एरिया इंचार्ज होते हैं हमारे एसएचओ जिसे हम कहते हैं, तो उनको हम जाकर रिपोर्ट करते हैं. और वो उस रिपोर्ट के बेस पर, उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एफआईआर. ओके, उस रिपोर्ट के बेस पर क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ट्रायल होता है. ट्रायल कहाँ होता है? कोर्ट्स के अंदर होता है. जो हमने जुडिशरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो वहाँ कोर्ट्स के अंदर होता है. अब कोर्ट्स के अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं, जो भी एक्यूज्ड पर्सन होता है, उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है, वो गिल्टी है या नहीं है, वो सब फाइनल जजमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? कोर्ट्स के द्वारा. ठीक है, कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, ना कि पुलिस के द्वारा. ओके, तो यहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर करना है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल. एक फेयर ट्रायल होता है. जो कोर्ट के अंदर हम बात करते हैं ना, फेयर ट्रायल क्या होता है? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? एवरीवन हैज द राइट टू लिव. राइट टू लिव यानी कि हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है. एवरीवन हैज द राइट टू अपोज. तो इसी राइट के बेस पर जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है, उसको ये परमिशन देती है कि वो अपने फेवर में जो भी एविडेंसेस हैं वो प्रेजेंट करे, अपने आप को जो है निर्दोष साबित करे, और उसके लिए उसे एक वकील अपॉइंट करने की परमिशन दी जाती है. और अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना एक वकील हायर कर सके, तो जो कोर्ट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उसको अपनी तरफ से फैसिलिटी देती है कि जो है उसको ये वकील अवेलेबल करवाया जाए, ताकि वो उसकी फेवर में जो भी दलीलें हैं, जो भी अपना उसका पक्ष है, उसको रख सके. ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हियर इज द स्टोरी. एक स्टोरी के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं. देखो कि यहाँ पर एक लेडी है, ये लेडी यहाँ पर दिखाई गई है. ओके, लेट मी करेक्ट इट. ओके,
ये देखो, ये एक लेडी है, इनके घर में जो है एक मेड काम करती हैं एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग एंड शी इज़ सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन। वो अपनी गोल्ड चेन के लिए सर्च करती हैं बट शी डिडंट फाइंड इट, उन्हें नहीं मिलती है एंड शी थॉट दैट श्योरली हर मेड हैज़ स्टोलन दैट, यानी कि जो उनकी घर की देखभाल करती हैं, काम करती हैं उनके यहाँ, जो इसका नाम है शांति, ठीक है, जो शांति है उन्होंने ही इसकी चोरी की है चेन की। तो वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मेरी जो चेन है वो मुझे मिल नहीं रही एंड आई एम श्योर दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, क्योंकि अकेले कमरे में वही आती है और कमरे में और कोई आता जाता ही नहीं है। तो ये डाउट के बेस पर जो है उसकी चेकिंग की जाती है शांति के सामान की, ठीक है। जब शांति के सामान की चेकिंग की जाती है तो उसके संदूक में जो है कुछ पैसे मिलते हैं, कितने रुपीज़, लगभग 10,000 रुपीज़ जो है उसके पास में मिलते हैं। और ये जो 10,000 रुपीज़ हैं यही प्रूव यहाँ पर करते हैं कि जो है इसने चोरी की है। प्रूव मतलब इन ये लोग एज्यूम करते हैं, यानी कि जो उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो, यानी कि जिनके घर वो काम करती हैं, वो मिस्टर शिंदे एंड मिसेज शिंदे जो हैं वो जो है सोच लेते हैं कि हाँ इसके संदूक में से 10,000 मिले तो श्योरली इसने जो चेन है वो कहीं बेच दी है और उसके बदले में जो पैसे मिले इसके पास पड़े, नहीं तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो इसी चक्कर में क्या करते हैं, इसको कल्प्रिट मान लेते हैं और इसके खिलाफ जब पुलिस को बुला लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो शांति ये क्लियरली कहती है कि नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने और मेरे ब्रदर ने ये सेविंग की है, क्योंकि हम अपने गांव में जाकर हम कुछ कामकाज करना चाहते हैं, उसके लिए हम लगभग एक साल भर से सेविंग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, तो वो क्या करते हैं, वो पुलिस को बुलाते हैं। हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR, देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। ओके, तो ये जो है यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो ये सारी चीज़ें नोट करते हैं। जो सब इंस्पेक्टर है SI जो राव है उनका नाम, वो मिस्टर शिंदे की FIR जो है वो नोट कर लेते हैं, यानी कि जो भी कंप्लेंट उनकी है उसको वो नोट कर लेते हैं और उसी FIR के बेस पर जो है आगे जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू होती है। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो उनके घर आते हैं और फिर से सारी पूछताछ करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो शांति से पूछताछ होती है, शांति का जो ब्रदर है उसको भी बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो जो ये राव हैं SI वो इनको डरा धमका करके जो है इनसे पूछताछ करते हैं और जो शांति इसको जेल में डाल देते हैं और साथ ही जो इसका ब्रदर है इसको भी जेल में डाल देते हैं। और जो इनका ब्रदर है वो कहता है कि भी मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, वो कहते हैं अगर आपको अपनी बहन को छुड़ाना है तो आप इसकी बेल करवा लीजिए, ठीक है। शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। आप कोर्ट में जाइए और इसकी ज़मानत यानी कि बेल के ऑर्डर जो है वो आप ले आइए। तो ये जो इसका ब्रदर है शांति का वो कहता है दैट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर, भी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जो हमारी सेविंग थी वो भी आपने सील कर ली है अपने पास में, जो 10,000 रुपये आपको संदूक में मिले। तो जो SI राव हैं फोर्सिबली जो सुशील यानी कि जो शांति का ब्रदर है उसको भी पुलिस स्टेशन में 2 दिनों के लिए रख लेते हैं। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स, यानी कि जो पुलिस उस समय स्टेशन के जो भी यहाँ पे कर्मचारी होते हैं वो इनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मारपीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये अपना जुर्म जो है वो कबूल कर ले। They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. तो जो पुलिस है वो किसी तरीके से कोशिश करती है मार पीट कर कि जो है चोरी आपने ही की, आप इसको कबूल करें, क्योंकि इस इलाके में जो है और भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो ज़रूर तुम्हारा कोई गैंग है जो इस तरीके से ये चोरी की वारदातें कर रहा है। लेकिन जो सुशील है, जो शांति का ब्रदर, वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिपीट करता है कि नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो जब पुलिस को उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो उसको जाने देती है। और तब क्या होता है, तब ये देखो फिर आपके बाद में 23 जो 8 अगस्त की बात चल रही है ये, ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, यानी कि 1 महीने तक जो है शांति वो जेल में रहती है, लेकिन अभी भी जो है उसको कोई सेफ्टी नहीं मिलती है, कोई एश्योरेंस नहीं मिलती है कि आगे क्या करेगी ये। और उस बेल के लिए भी इसको क्या करने पड़ते हैं, 20,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। भाई इसके पास, बेचारे के पास तो 10,000 सेविंग थी, वो तो इन्होंने ले ही ली, और साथ ही एक्स्ट्रा जो है 20,000 इसको सेफ्टी के तौर पर जमा करवाने पड़ते हैं, तभी उसको बेल मिलती है, यानी कि जेल से बाहर आने की परमिशन मिलती है। लेकिन
उसको स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹2,000, शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, यानी कि उसका जो क्राइम है वो अभी भी सस्पेक्टेड है और उसको आगे जेल भी मिल सकती है. शी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द पुलिस फाइल्स ड्यूरिंग द फेयर ट्रायल, यानी कि जब उनका ट्रायल होना होता है, यानी कि जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है उसके बाद में क्या होता है, ट्रायल होता है. ठीक है, तो ट्रायल में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको शांति को टेंशन रहती है कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की है लेकिन फिर भी मुझे जेल में डाला जा रहा है, 20,000 रुपये का कर्जा और मेरे ऊपर हो गया, तो मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकल कर आऊँगी. तो लगभग 1 महीने बाद देखो, पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी कि जब सब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उसके बाद क्या करती है, चार्जशीट लगाती है, यानी कि अब ये जो केस है वो कहाँ जाता है, कोर्ट के अंदर चला जाता है. क्योंकि जो भी FIR जब रजिस्टर हो जाती है तो इसके बाद में कोर्ट जो भी केस होता है वो कहाँ जाता है, कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो भी फाइनल जजमेंट है वो दिया जा सके. The court gives a copy of the charge sheet including statements of witnesses to Shanti. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against his false case of theft. अब वो कहती है कि मेरे पास तो कोई वकील नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं क्या करूं. तब जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, वो एक कमल रॉय नाम के जो वकील है वो इनको शांति के डिफेंस के लिए प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर. यानी कि जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किसी भी कारण से जब कोई व्यक्ति, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया गया है, FIR लगाई गई है, तो उसको अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए ये जो है अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर जो है वो अपॉइंट कर सके. और अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो एंगेज कर सके, जो है अपना कोई एडवोकेट एंगेज कर सके, तो जो कोर्ट है जो गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर ही उनको जो है अवेलेबल करवाती है. तो ये किसके अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, यानी कि अपनी सुरक्षा में अपने एक वकील को अपॉइंट करना उसका अधिकार है. आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना, जैसे ही पुलिस अपने किसी भी को पकड़ के लेके जाती है, किसी भी आदमी को, तो वो सबसे पहली बात क्या कहते हैं, मुझे अपने वकील से बात करने दो, है ना. एक डायलॉग होता है ना, ये रटा रटाया वही डायलॉग. तो इसका मतलब ये एक डायलॉग कहाँ से आया है, ये हमारे जो आर्टिकल 22 है उसके अकॉर्डिंग ही जो है जितने भी एक्यूज पर्सन है, एवरी पर्सन है, उसको ये राइट दिया गया है. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or any other disability. और 39A आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी पर्सन, जो या उसका जो भी सिटीज़न है, अगर वो कोई वकील हायर करने में, कोई लॉयर हायर करने में अनेबल है, चाहे वो पॉवर्टी की वजह से या कोई और भी कारण है, तो वो स्टेट जो है उसको प्रोवाइड करवाती है. क्लियर. तो ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 39A बोथ आर इंपॉर्टेंट, हमेशा आपके काम आएंगे आगे तक, ध्यान रखना है आपको ये. क्लियर. चलो, तो इस केस में भी क्या होता है, जो शांति है उसको मजिस्ट्रेट है वो एक लॉयर अपॉइंट करवाते हैं. तो जो एडवोकेट कमला रॉय हैं यहाँ पर, ये देखो इमेज के थ्रू आपको दिखाया गया है, ये शांति से और उसके ब्रदर से सारी पूछताछ करते हैं. तो जो शांति है वो अपने सारे पेपर जो भी मजिस्ट्रेट ने उनको अवेलेबल करवाए थे, जो भी चार्जशीट थी या जो भी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो सारी राइटिंग में इंफॉर्मेशन इनको दी जाती है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने वकील को दिखाती हैं. और जो इनका ब्रदर है वो ये बताता है कि इन्हें हमारे पास से 10,000 रुपीज़ मिले, उसी के बेस पर जो है वो हमें कल्प्रिट मान रहे हैं, हमें दोषी मान रहे हैं, लेकिन ये क्या थी, ये हमारी सेविंग थी. ठीक है. अब क्या होता है देखो, अब आगे की बात दिखाइए फिर से. 12वें महीने की दिसंबर मंथ की जो बात आ गई, मतलब ये इतना लंबा जो है ट्रायल चल रहा है इन सब का. The court frames a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money ₹10,000 got from selling stolen property against शांति. यानी कि शांति के अगेंस्ट जो है ये चार्ज लगते हैं कि उसने जो मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन है उसको बेचकर जो 10,000 रुपये उसके पास से मिले हैं, जो चुराया हुआ पैसा, उसके बेस पर इसके अगेंस्ट केस लगाया जाता है. I plead not guilty and I claim trial.
और ये जो शांति देवी हैं ये कहती है कि मैं अपने आप को बेकसूर मानती हूँ और मैं ट्रायल की डिमांड करती हूँ कि जो केस है उसको कंटिन्यू किया जाए, यानी कि ट्रायल मतलब कि ये पूरा जो है प्रोसीजर चलाया जाए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगिंस। अब जो मजिस्ट्रेट ये यहाँ पर बैठे हैं इनके सामने ये पूरा जो ट्रायल है, यानी कि जो केस है वो शुरू हो जाता है। यानी कि दोनों पक्ष कौन कौन से, जो उनके मालिक है मिस्टर एंड मिसेस शिंदे और जो शांति और उसका ब्रदर है सुशील, वो दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी चीज़ें उनके सामने रखते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर appears in the case on behalf of the state. He present Mrs. and Mr. शिंदे as a key witness. ठीक है, तो जो प्रोसिक्यूटर हैं यानी कि जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की तरफ से जो हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। अब ये जो यानी कि उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, दोनों जो पार्टीज होगी कौन सी, ए पार्टी कौन सी होगी, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की, और बी पार्टी कौन सी हो गई, शांति की। तो ए की साइड से कौन वकील है, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और जो बी है शांति की तरफ से कौन है, जो कमला रॉय, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है वो इनको देते हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों ये केस लड़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, एक क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ यानी कि चोरी की एक घटना हुई है, थेफ्ट हुआ है ये। तो थेफ्ट क्या है, ये एक सोशल एविल है, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक क्राइम है। एक किसी इंडिविजुअल का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम देखें तो हमारी सोसाइटी का भी एक क्राइम है। तो इसीलिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो अपनी बिहाफ ऑफ द स्टेट यानी कि स्टेट के बिहाफ पर ये केस लड़ रही हैं। पार्टी तो एक ही है, लेकिन यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, बिहाफ ऑफ द स्टेट क्यों लिखा गया है, क्यों, क्योंकि जो क्राइम है, ये जो थेफ्ट है, ये सोसाइटी का क्राइम है, एक पूरे समाज का जो है दोष है, ये इंडिविजुअल का तो है ही है, लेकिन साथ ही पूरी सोसाइटी के लिए ये एक क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए ये कहा गया है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। क्लियर। चलिए, तो ये जो है क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों के बीच में चलता है। ये इनसे पूछते हैं कि आप जो है मिस्टर शिंदे जो है आप बताइए कि किस तरीके से आपकी चेन मिसिंग हुई है, और जो मिसेस शिंदे हैं ये बताती हैं कि जो मेरी मेड है वो मेरे घर में आती है और वही मेरे रूम की सफाई करती है और कोई नहीं आता है, और हमें इसकी संदूक में से 10,000 रुपीज़ भी मिले हैं, तो इस बेस पर हमें लगता है कि उसने चोरी की है। और वहीं जो कमला रॉय हैं, जो शांति की तरफ से केस लड़ती हैं, वो पूछती हैं कि क्या आपने शांति को चोरी करते हुए देखा है, तो कहते हैं नहीं। ठीक है, और क्या आपने कभी उसकी जो सैलरी है उसको कभी मिस किया, आप रेगुलरली उसको उसकी जो सैलरी है वो पे कर रहे हैं, तो कहती हैं हाँ पे कर रहे हैं। और वो आपके पास पिछले 3 सालों से काम कर रही है, क्या कभी भी आपके घर से कोई भी चीज़ चोरी हुई है, तो वो कहती नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस बेस पर जो है वो कहते हैं कि सिर्फ आप अपने डाउट के बेस पर ये नहीं कह सकते कि जो चोरी की गई है वो किसके द्वारा की गई है, शांति ने ही की है। ओके, तो Advocate Roy examined Sushil and his employer as defense witnesses through their testimonies. She is able to show that rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earnings of Sushil and Shanti. और ओवरऑल जो 4th मंथ है यानी कि अप्रैल के अंदर जाकर के जो एडवोकेट रॉय हैं वो क्या करती हैं, सुशील और जो शांति है उनके फेवर में जितने भी डिफेंस जो है वो प्रेजेंट करती हैं, और ये शो कर देती हैं, ये प्रूव कर देती हैं कि जो पैसे उनके पास मिले हैं वो उनकी अर्निंग से जो सेविंग है उससे मिले हैं, चोरी उन्होंने नहीं की है। यानी कि जो चोरी का जो ब्लेम जो इसके ऊपर लगाया गया शांति के ऊपर वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रायल जो है कंप्लीट आता है और जो सारी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, हियर इज द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स। वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चेन। दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोलन द चेन। और यहीं पर कुछ समय बाद जो इंस्पेक्टर शर्मा है वो जो है बीच में आते हैं, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो इसी समय में जो इंस्पेक्टर हैं वो बताते हैं कि जो मिसेस शिंदे की चेन चोरी हुई थी वो कुछ लड़कों ने की थी, एक लड़कों का जो गैंग है उन्होंने चोरी की थी और उन लड़कों ने अपनी चोरी कबूल कर ली है। ओके, तो जो फाइनल जजमेंट है देखो जुलाई मंथ में आता है, शांति यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, यानी कि आपको चोरी का जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया है उससे आपको बरी किया जाता है, एक्विट किया जाता है। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द रुपीज़ 10,000 दे हैड सील्ड, यानी कि अब जो आपके संदूक से जो 10,000 रुपीज़ मिले थे और जो पुलिस ने सील कर लिए थे वो आपको वापस दिए जाते हैं। इन माई रिटन जजमेंट आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट SI Rao's role in conducting such a
शो द इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, यानी कि जो एसआई थे रॉय, उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर था वो सही नहीं था और उनकी वजह से आपको जो जेल में इतना टाइम बिताना पड़ा, तो उन सब के लिए वो क्या करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं एसआई को। क्लियर? तो इस तरीके से ये दिखाया गया है कि कितने टाइम में, यानी कि महीनों महीनों जो है केस चलते हैं और जो ट्रायल है वो चलाया जाता है। ठीक है, और उसी ट्रायल के बेस पर, इसी ट्रायल के दौरान अलग अलग हियरिंग्स होती हैं। हियरिंग्स मतलब तारीख, एक डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस तरीके से अलग अलग दिन जो हैं वो हियरिंग्स होती हैं और उन्हीं ट्रायल्स के दौरान जो है दोनों जो पार्टीज़ हैं, उनके जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपने अपने एविडेंसेस रखते हैं और फाइनल जजमेंट जो है उन्हीं एविडेंसेस के बेस पर जज के द्वारा दिया जाता है। ओके, so here what we can conclude from the above incident, you can see that the four key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge। यानी कि किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो चार लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन है वो? फोर की प्लेयर्स हैं। कौन कौन है? सबसे पहले तो पुलिस जो रिपोर्ट करती है केस की, उसके बाद में कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ऑन द स्टेट ऑफ बिहाफ जो है वो केस लड़ते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, और फिर कौन है? डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर जो एक्यूज्ड है उसकी तरफ से केस लड़ते हैं। एंड फाइनल दी जज हु गेव द फाइनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द हियरिंग्स ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल के दौरान जो भी हियरिंग्स होती हैं, जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनके दौरान फाइनल जजमेंट दिया जाता है। क्लियर? यहाँ तक आपको आई चीज समझ में बात? तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि चार की फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? चार की प्लेयर्स हैं, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। अब जैसे हमने मिस्टर राव का देखा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले FIR नोट की। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका होता है? पुलिस का। ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कैसे होगा? जो कंप्लेंट लिखाई गई है उसके जो भी विटनेस हैं उनके जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग है, वो उसको मेंटेन करे। ठीक है, जो भी एविडेंसेस हैं अलग अलग तरह के उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे और इन सभी विटनेस को, इन एविडेंसेस को जो ट्रायल होता है उसमें प्रेजेंट करे। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court। अब जो भी ये एविडेंसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके बेस पर पुलिस को ये तय करना होता है कि जो भी पर्सन जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है वो एक्यूज्ड है या नहीं है, वो गिल्ट है या नहीं, यानी कि वो दोषी है या नहीं है। अगर जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं उनके तौर पर अगर पुलिस को लगता है कि हाँ ये जो पर्सन है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है ये गिल्टी हो सकता है, एक्यूज पर्सन हो सकता है, दोषी हो सकता है, तो उसके खिलाफ जो है चार्जशीट लगाई जाती है। ठीक है, कोर्ट के अंदर, यानी कि ट्रायल शुरू होता है। ठीक है, मतलब पुलिस का काम कहाँ तक है? सिर्फ चार्जशीट लगाने तक, एविडेंसेस कलेक्ट करने पर। ठीक है, एज स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू गिव द फाइनल जजमेंट दैट द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। यानी कि जो भी पर्सन है वो इनोसेंट है या गिल्टी है, ये कौन देगा जजमेंट? ये जज डिसाइड करेंगे, ना कि पुलिस। पुलिस का काम सिर्फ क्या है? इन्वेस्टिगेट करना और चार्जशीट लगाना अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर। ओके, okay, all these things we have studied. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow the time to arrest, detention and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. ठीक है, अब जो पुलिस है हमने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जो विटनेसेस हैं उनको प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन उनके ऊपर भी लॉ ऑफ द लैंड लागू होता है। पुलिस है तो वो कुछ भी थोड़ी ना कर लेगी, कुछ भी विटनेस जो है अपने प्रेजेंट कर सकती है, अपने एविडेंसेस प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ रूल्स बने हैं अकॉर्डेंस विद द लॉ विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो पुलिस को फॉलो करनी ही होती हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, यानी कि
दिन छिपने के बाद आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, जो भी इंटेरोगेशन है वो आप तरीके से ही करोगे, जैसे महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको पुलिस स्टेशन में बुला करके जो है आप इंटेरोगेट नहीं कर सकते, उनके घर जा करके आपको इंटेरोगेट करना होगा। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, किसी तरह का जो है टॉर्चर नहीं कर सकती है पुलिस, किसी भी पर्सन को जो है इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती है। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो पुलिस के लिए भी बनी होती हैं, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। क्लियर? चलो, अब ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से पता लगती हैं? देखो, ये हमें पता लगती हैं आर्टिकल 22 से। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी अरेस्ट किया गया है जिस भी पर्सन को, उसके कुछ राइट्स हैं। क्या है? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है देन ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्राइम, कि आपको कुछ क्राइम के लिए जो है अरेस्ट किया जा रहा है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। जैसे ऊपर केस में हमने देखा 2 दिन तक उसको जेल में रखा, उसके बाद चार्जशीट जो है लगाई गई, तो वो गलत था। तो विद इन 24 आवर्स जो है अरेस्ट होने के बाद के दौरान जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ही होता है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, कोई बुरा बर्ताव उसके साथ ना किया जाए, ये उसके साथ राइट है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी कि जो भी पुलिस की कस्टडी में जो भी कन्फेशन किया गया है, यानी कि जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा सुशील के साथ मारपीट की गई, जोर ज़बरदस्ती करके उससे कबूल करवाने की कोशिश की गई कि उसने क्राइम किया है, तो उस समय अगर वो कन्फेस कर लेता तो उसको एक एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस जो फोर्सफुली जो है कोई भी कन्फेशन करवा सकती है। क्लियर? अ बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो किसी भी इंटेरोगेशन के लिए 15 साल से छोटे बच्चों को और वुमेन को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्लियर? तो ये सब जो राइट है वो किसके हैं? जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है, हर किसी के पास ये राइट है, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो इन सब राइट का वो यूज कर सकता है। क्लियर? चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड other agencies have to follow for arrest, detention and interrogation of any person. These are known as the DK Basu guidelines एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड, जो भी हमने पढ़ा कि जो भी किसी को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है या इंटेरोगेट किया जाता है, उसकी जो गाइडलाइंस उनको किस नाम से जाना जाता है? DK बासु गाइडलाइन से, ठीक है। तो अब क्या क्या गाइडलाइन इनमें से देखो, द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन, यानी कि कोई भी अगर जो भी कर्मचारी पुलिस जो है ऑफिशियल्स हैं उनकी पूरी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। जब भी इंटेरोगेट कर रहे हैं उनका नाम, उनका जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी पद है, वो सारी चीज़ें जो हैं क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ओके, अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, यानी कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका मेमो होना चाहिए और उसके ऊपर टाइम, डेट सब कुछ मेंशन होना चाहिए। It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. और जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके फैमिली मेंबर के सिग्नेचर जो हैं वहाँ पर लेने जाने चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सके भी टाइम, डेट और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली पूरी कही गई हैं या नहीं की गई हैं। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो पर्सन अरेस्ट किया गया उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर, उसको ये राइट है कि वो अपने किसी भी रिलेटिव को, फ्रेंड को या वेल विशर को इन्फॉर्म कर सके। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. यानी कि अगर उसका कोई भी रिश्तेदार जो है बाहर रहता है, उस एरिया में नहीं रहता है, तो 8 से 12 घंटों के अंदर अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं नोटिफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब राइट्स हैं जिन्हें DK बासु गाइडलाइंस के तौर पर जाना जाता है। चलिए,
अब हम बात करते हैं एफआईआर, जो हम पढ़ रहे थे ना कि एफआईआर क्या होता है। तो एफआईआर क्या होती है, देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। कोई भी क्राइम जब होता है तो जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगा। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर है एफआईआर लॉन्च करना। द लॉ स्टेट्स दैट it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। यानी कि सबसे पहला जो ड्यूटी है वो क्या है, FIR लॉन्च करने की है। अगर कोई भी पर्सन जो है किसी भी ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो FIR लॉन्च करना है, पुलिस जो भी इंचार्ज है उस समय में पुलिस स्टेशन का, उसके द्वारा। Information can be given to the police either orally or in writing। orally भी इन्फॉर्म किया जा सकता है और राइटिंग में भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। द FIR यूजुअली मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। देखो यहाँ पर ही आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं ना, तो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि जो एफआईआर है उसमें डेट मेंशन होती है, टाइम मेंशन होता है, प्लेस होता है भी कहाँ ये घटना हुई है, डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, इफ नोन the identity to the accused person, the witness is also mentioned। the FIR also states the name and address of the complainant, यानी कि जिसने कंप्लेंट की है उसका नाम, उसकी जगह उसका एड्रेस भी लिखा होता है। there is a prescribed form in which the police registers an FIR and it is signed by the complainant। the complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police। ठीक है, तो जो भी कंप्लेनेंट है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी इस एफआईआर की कॉपी भी जो है वो ले सके, फ्री कॉपी ले सके। ठीक है, उसके कोई चार्जेस वो नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एफआईआर सपोज हमने तो रिपोर्ट कर दी, लेकिन जो पुलिस है, जो भी कल्प्रिट है, जो भी एक्यूज पार्टी है जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर के हमारी एफआईआर को डिस्ट्रॉय कर दे या हमें रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे ही ना, तो वो केस आगे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो एफआईआर हम जाते ही हम पहले लिखवाते हैं और उसकी जो कॉपी है हम अपने पास लिखते हैं ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो कि हाँ हमने ये कंप्लेन की है। ओके, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, लेंदी हो जाएगा आपका। अगले वीडियो में हम फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।